Bravo. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. One note pen. हम्म. Sir, one note ना कि Google Jamboard. इसी पे करते हैं, जैम बोर्ड पे करते हैं. वन नोट में एक्चुअली आई थिंक मुझे पुराना वन नोट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये या फिर ओएस अपग्रेड करना पड़ेगा. क्या प्रॉब्लम आ रही है उस? ये पुराना ओएस है ना इस पर, तो इस पे नया वाला वन नोट इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लेटेस्ट जो वन नोट है. सर आप कौन सी डिवाइस पे हो अभी? मैकबुक है मेरा, इस पे पुराना ये 17 का मैकबुक है. अच्छा. तो अब मेरे को देखना पड़ेगा वो कौन सा वाला वन नोट बैठेगा उस पर, या फिर हाँ इसका सर, वो OS शेयर कर सकते हो एक बार तो देख. हम्म. तो आज के लिए तो इसी पे करते हैं, फिर मैं इसको कर लूंगा अभी इंस्टॉल, तो फिर देखते हैं उसके बाद. तो लास्ट हमने क्या किया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन. हाँ सर. अच्छा हो गया था, फिर वो स्पेस स्टेशन और वो सब हो गया ना सारा. हाँ हाँ सर, हो Yes, गया. sir. बहुत बड़ा ठीक है, question तो अब किया. हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करना है. रेडिएशन का ही एक और चीज है, इट इज कॉल्ड. सर इसमें भी न्यूटन ने हाँ किया. सर, सब जगह हाँ न्यूटन सर, है. इसमें शर्म नहीं सर आता. बहुत बैठ जाता अच्छे से, एक लॉ ऑफ मोशन बन सके. बहुत सारा चीज में उसने किया था. सर ये नहीं होता हमारा पोर्शन आधा होता आज. कितना अच्छा होता. ये बात है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है बेसिकली स्टीफन्स लॉ का ही अप्रोक्सीमेट वर्जन है. इट इज एन अप्रोक्सीमेशन टू स्टीफन्स लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अरे क्या हो गया भाई? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. और हो ये रहा होता है इसमें कि तुम स्टार्ट करो बाय अज्यूमिंग
कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले सराउंडिंग टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर है माइक ऑफ कर लो। तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसको मैं TS बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है इनिशियली विद द सराउंडिंग, तो ये भी TS पर है, यस सर। ठीक है। अब कुछ रेडिएशन तो इस पे गिर रही है जो ये अब्जॉर्ब कर रहा है, मान लो ये UA रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, और क्योंकि ये नॉन जीरो टेम्परेचर पर है तो ये रेडिएट भी कर रहा होगा, सही है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ जब ये चल रहा था, तो अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में था विद द सराउंडिंग, मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स था TS में। तो जो ये रेडिएट कर रहा है UA, उसकी वैल्यू क्या है, स्टीफन्स लॉ से लिख सकते हैं, E सिग्मा A, इसका टेम्परेचर है T सराउंडिंग की पावर 4 बराबर। लेकिन क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये मैंने गलत लिख दिया A, ये है जो ये रेडिएट कर रहा है UR is what should it be the amount of heat absorbed. UR is the amount of heat that it radiates, UA is the amount of heat that it absorbs. तो UR तो स्टीफन्स लॉ से लिख ही सकते हैं, जो रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ तो रेडिएशन ही बताता है कितना रेडिएट कर रहा है बॉडी, लेकिन क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एडिशनली मैं कह सकता हूँ कि ये UA के भी बराबर होगा। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस तो ये हमने बात बोल दी। तो नेट ना इसको गेन हो रहा है एनर्जी का, ना लॉस हो रहा है, जितना ये ले रहा है उतना ये फेंक दे रहा है, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया TS पे। अब मान लो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा कुछ करंट पास किया इसमें से 2 सेकंड के लिए, जिससे जो है इसको मैंने थोड़ा हीट कर दिया और फिर वो करंट बंद कर दिया, तो ये फिर कूल डाउन होने लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसको हीट कर दिया और मैंने इसको थोड़ा हीट किया ताकि इसका टेम्परेचर T हो गया, और T जो है वो TS से थोड़ा बड़ा है, सो इट इज TS प्लस सम डेल्टा T, लेट्स से ऐसा है, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या UA चेंज होगा? नहीं सर। तो UA चेंज नहीं होगा, बस UR चेंज होगा। UR UA तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो भाई बाकी दुनिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये रेडिएट कर रहा है वो अब बढ़ जाएगा क्योंकि इसका रेडिएशन इसके अपने टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका टेम्परेचर तुमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है पहले के मुकाबले, तो अब जो ये रेडिएट कर रहा है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो अब इसका जो UR प्राइम है वो इसका UA से बड़ा हो गया है, राइट? यस सर। तो UR प्राइम को कैसे लिख सकते हैं हम? E सिग्मा A डेल्टा T TS plus delta T raised to 4. TS प्लस डेल्टा T की पावर 4। बट UA उतना ही है जितना पहले था, जो कि ये था। तो दिस एक्सीड्स UA, देयरफॉर अब इस ऑब्जेक्ट को नेट लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, देयरफॉर इट्स टेम्परेचर विल फॉल। कहां तक फॉल करेगा टेम्परेचर? TS तक ही फॉल करेगा, क्योंकि जब वापस ये TS पर आ जाएगा तो फिर इसका UR और UA बराबर हो जाएंगे और फिर ये बढ़िया स्टेडी स्टेट में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो बेसिकली अगर टेम्परेचर वर्सेस टाइम का स्टोरी देखें तो ऐसा होता है इसमें कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये किसी टेम्परेचर पे था जो TS टेम्परेचर था, उस पे था, बैठा हुआ था। फिर तुमने क्या किया, ये जो करंट पास किया इससे अचानक से तुमने इसे TS प्लस डेल्टा T पे पहुंचा दिया। वर्टिकल लाइन क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि कोई भी प्रोसेस 0 टाइम तो लेता नहीं है, तो करंट रन करने का प्रोसेस चाहे कितना भी क्विक होगा,
थोड़ा तो एंगल पे ही होगा। फिर तुमने जब करंट बंद कर दिया तो उसके बाद जो है ये एक्सपोनेंशियली गिरते हुए वापस टीएस को अप्रोच करता है। ये वाला पार्ट हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल फॉल है, समझ रहे हो? Yes. और ये प्रोसेस रिवर्स में भी काम करता है। तो ऑल्दो इसका नाम कूलिंग है, लेकिन इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह सकते हैं, और प्रॉब्लम हीटिंग पर भी आ सकता है। सेम प्रोसेस होगा कि अगर तुमने इसे अचानक से हीट करने के बजाय अचानक से कूल कर दिया होता यहाँ पर, तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो गया होता, तो इसलिए इसका हाँ, यूआर सर। यूए से कम हो गया होता, तो इसे नेट गेन ऑफ एनर्जी होने लगता, तो इससे गर्म होते होते फिर टीएस पे आ जाता। तो वो प्रोसेस ऐसे दिखाते कि कूल कर दिया फिर एक्सपोनेंशियली लेवल ऑफ टू टीएस हो जाएगा। ये चीज को हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो इधर तो जो ये जो हुआ है, ये इसकी सडन हीटिंग हुई जो तुमने करी, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से दिस गाय कूल्स टू टीएस, या यहाँ पे तुमने इसकी सडन हीटिंग सडन कूलिंग करी होगी, और किस तरीके से इट अगेन हीट्स अप टू टीएस। ठीक है यहाँ तक? तो हम क्या लिखेंगे कि UR prime minus UA is the net loss, net power loss. This is happening per second, right? क्योंकि U खुद पावर होता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा E सिग्मा A, TS की पावर 4 में पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा T बाय TS होल की पावर 4 -1। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक सेकंड देख लो। एक डाउट था सर, जो डेल्टा टी होगा वो बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा? अभी वो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। अभी वो कुछ नहीं है, अभी वो कुछ वैल्यू है। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है हाँ ना? सर, तब अब मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, और इस पॉइंट के बाद से ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाएगा। अभी तक तो ये स्टीफन्स लॉ ही चल रहा है, राइट? कोई नई चीज तो लिखी नहीं है। हाँ सर, स्टीफन। अब यहाँ पे हम वो अजम्पशन लगाएंगे जो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बना देता है। हमारा अप्रोक्सीमेशन ये होने वाला है कि जो तुमने इसको हीट किया है यहाँ पर करंट पास करके, सराउंडिंग से कितना गर्म किया, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के मुकाबले काफी छोटा है। इसमें ये चीज ध्यान रखोगे तुम कि जो TS लिख रहे हो तुम, ये हमेशा इन केल्विन होना चाहिए। क्यों? देखो, मान लो तुम कोई एग्जांपल ले लो जिसमें कि फॉर एग्जांपल तुम बोलो कि मेरा मेरा रूम का टेम्परेचर मान लो 27 डिग्रीज है, तो मैंने चाय का कप लाया और मैंने उसको रख दिया रूम में। अब मैं पीना भूल गया उसको, तो वो खुद रूम टेम्परेचर पे आ गया 27 पे। अब मेरे को पीना है इसको, तो अब ये ठंडा हो गया 27, तो मैंने इसको गर्म कर दिया बाय 20 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 47 पे आ गया। क्या ये सिचुएशन इस अप्रोक्सीमेशन के अंडर आता है? देखो डेल्टा टी कौन है यहाँ पर? 20। TS Yes. कौन है यहाँ पर? 27। Is delta T much smaller than TS? No. Significantly smaller. It is. ओह अच्छा, हाँ बात तो वो सही है। केल्विन होगा तो डेल्टा टी जो है वो तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, वो तो केल्विन में हो, सेल्सियस में वो BC होगा। हाँ सर। लेकिन जो तुम्हारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो तुम सेल्सियस में नहीं लोगे, वो तुम केल्विन में लोगे। तो केल्विन में जब तुम उसको लोगे तो वो 300 केल्विन है, और 300 केल्विन के सामने रीजनेबली स्मॉल माना जा सकता है। हाँ सर, समझा। तो जब तुम चेक कर रहे हो ना कि प्रॉब्लम जो डेटा है क्या वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंडर आता है, यानी कि क्या मैं इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो वो चेक करने के लिए तुम्हें देखना है कि जो डेल्टा टी है, जितने से बॉडी रूम के मुकाबले गर्म हुआ है, वो रूम टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने छोटा डिफरेंस है या नहीं है। और वहां पे ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर जो है
तो तुम्हें केल्विन में लेना है, तभी पता चलेगा कि छोटा है नहीं। अगर तुम सेल्सियस में लेके कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे 20 तो 27 के सामने कोई बहुत छोटा नहीं है, तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? समझा सर। छोटा तो डिफरेंस का अप्रोक्सीमेशन बॉर्डर क्या 100। होगा? क्या बोल रहे हो? सर छोटा डिफरेंस का बॉर्डर लाइन क्या होगा? बॉर्डर लाइन कुछ नहीं सर होती है इसमें, किसी भी अप्रोक्सीमेशन में कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती। देयर इज नो हार्ड लाइन वेयर यू कैन से नहीं अब अजम्पशन फेल हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं। जितना तुम उसको वायलेट करते जाते हो उतना अमाउंट में वो फेल होते जाता है। इट्स अ स्मूथ इफेक्ट। क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री तक चलता है ना? हाँ चलता है, तुम्हें समझ में ही आ जाएगा कि न्यूटन्स लॉ का कूलिंग का प्रॉब्लम है वो। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे पता चलेगा। जनरली स्पीकिंग व्हेन यू लुक एट द प्रॉब्लम यू विल नो इट्स अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको इसके आगे और हाँ बोलो। तो लेकिन न्यूटन तो स्टीफन बोल्ट्जमैन के पहले था, तो फिर ऐसा हाँ। कैसे? वो इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन ने जो है बिना इस थ्योरी के, बिना विदाउट द टी की पावर 4 एंड ऑल, उसने डिड्यूस किया था कि किसी भी बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग जो है उसके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा फॉर अ डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट लाइन ऑफ रीजनिंग। तो फिर जब फाइनली T4 आया और T4 में अप्रोक्सीमेशन लगा के वही फॉर्म आया, तो फिर इन ऑनर उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल दिया गया। ओके सर। तो मैं बताता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस चीज को बोलते हैं। अब हम ये अप्रोक्सीमेशन इस पे चिपकाने वाले हैं, तो तुम समझ ही सकते हो अगर डेल्टा टी टीएस से बहुत छोटा है तो यहाँ मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूँ। ठीक? यस so सर। therefore what I'm saying is UR prime minus UA which was so far E sigma A TS की पावर 4, फिर आगे 1 प्लस डेल्टा T बाई TS होल की पावर 4 माइनस 1 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं E सिग्मा A TS की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा T बाई TS। सबको समझ में आया ये चीज? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। यस सर। सर आप ये वापस समझा सकते हो, ये भूल गया मैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जब लिखा होता है और अगर x अगर 1 से काफी छोटा होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस nx होता है। पावर उतार के x के सामने लगाए तो। अरे हाँ सर, आपने अच्छा, हाँ, ठीक है। सीरीज लिखी थी हाँ वही ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया 4 नीचे आ गया, सामने आ गया इसके, क्योंकि डेल्टा टी टीएस से बहुत छोटा है तो ये पूरा रेशियो 1 से बहुत छोटा है। तो 1 1 उड़ा दिया तुमने और ये टीएस से एक टीएस की पावर भी उड़ा दी। अब तुम्हारे सामने जो बन गया फॉर्म वो बन गया 4 E सिग्मा A TS क्यूब, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, और डेल्टा टी। सही है? इस रेट से इसको एनर्जी लॉस हो रहा है। दिस इज द जूल्स पर सेकंड लॉस्ट बाय द बॉडी। ये देखो कि पीछे डेल्टा टी क्या चीज था। डेल्टा टी तुम देख सकते हो यहाँ पर कि इट इज टी माइनस टी एस, है ना? तो मैं उसको लगा देता हूं उधर। अब इसके आगे बढ़ने के लिए वी कम टू अ डिफरेंट इशू विच इज, तुम सबको ये इक्वेशन पता है? हाँ सर। यस सर। कि बॉडी अगर कूल हो रहा है और उसका मुझे मास और हीट कैपेसिटी पता है तो मैं बता सकता हूँ कितना से उसका टेम्परेचर फॉल होगा अगर उससे क्यू हीट चला जाएगा। तो ये होता है वन टाइम अफेयर। अगर मतलब एक बार तुमने क्यू हीट ले लिया तो एक बार डेल्टा टी का फॉल हो जाएगा। अगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है dq/dt। कि चले ही जा रहा है तो तुम इसको टाइम डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिख सकते हो कि dq/dt इज mc dt/dt। अब हमारे केस में ये dq/dt जो है कहाँ से आ रही है? इसी से आ रही है, यही चीज है वो। यस सर। ये भी तो पावर ही है, इसका यूनिट क्या है? वॉट्स। पावर माइनस पावर, और ये भी पावर है, इसका भी यूनिट वॉट्स है। एनर्जी पर यूनिट टाइम है ये।
तो ये इक्वेशन तो बिना, ये इक्वेशन जो है सिंपली ये बताता है कि अगर किसी कारण से dq बाई dt हो रहा है तो dt बाई dt कितना होगा, टेम्परेचर कैसे फॉल करेगा अगर इस रेट से हीट लॉस हो रहा है। ये इक्वेशन इस बारे में कुछ नहीं बोलता है कि ये हीट लॉस का कारण क्या है, वो बस बताता है कि अगर हीट लॉस इस रेट से हो रहा है तो इस रेट से कूलिंग होगी। ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ कूलिंग। dt बाई dt को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, बिकॉज इट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। तो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग। तो ये इक्वेशन तो बिना इसके रीजन में घुसे ये बताता है कि यदि पता है कि कितना, अगर ये कितना हो रहा है, विदाउट नोइंग व्हाई इट इज हैपनिंग, इफ दिस इज द रेट एट विच द बॉडी इज लूजिंग हीट, देन दिस इज द रेट एट विच इट इज कूलिंग। हमारे सिचुएशन में इस चीज का जो कारण है वो ये है, समझ गए तुम, रेडिएशन के कारण लॉस। तो हम राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि mc dt by dt is the same as minus 4e sigma a ts की पावर 3 t माइनस ts। माइनस क्यों आ गया है सामने? सर क्योंकि लेफ्ट का तो पॉजिटिव ही होगा क्वांटिटी। ये नेगेटिव है, dt by dt नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो रहा है टाइम के साथ। यस सर। तो इसलिए राइट Yes, हैंड sir. साइड भी नेगेटिव होना चाहिए। अब mc को भी इसके नीचे ले लो और ये पूरा सामान को एक कांस्टेंट b बोल दो। तो तुम्हारा जो इक्वेशन बन गया वो हो गया कि द रेट ऑफ कूलिंग dt by dt is negative times a constant which is dependent only on the situation, doesn't change with time, times how hot the body is compared to the surroundings। इस पूरा चीज को b बोल दिया गया है। और ये जो तुम्हारे सामने फॉर्म आया है इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये एक वर्जन है उसका, हम देखेंगे कि इसका दूसरा यूजफुल वर्जन कौन सा है जो ज़्यादा यूज होगा प्रॉब्लम्स में, लेकिन इसी चीज़ को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जब बॉडी कूल होगा तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ गिरेगा, राइट? तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो फिक्स Yes, sir. रहेगा, लेकिन बॉडी कूल होने से उसका टेम्परेचर गिरेगा, इसलिए नंबर वैल्यू में कम होगा, इसीलिए पूरा रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। यानी बेसिकली इन अदर वर्ड्स व्हाट दिस इज सेइंग is that as the body cools, its rate of cooling decreases. It cools slower as it cools. ये स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो? हाँ, yes, sir. कि जब वो गर्म होता है, काफी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो उसके ठंडे होने का, फर्दर ठंडे होने का रेट जो है वो स्लो होता जाता है। मतलब एक दूसरे तरीके से बोले, और ये सबसे इंट्यूटिव तरीका है इसको समझने का। हाँ ऐसा फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी मतलब है। हाँ तो सर। वो कि अगर गर्म तुम बोलो पानी कि स्नो भाई, में डाल दिया तो हाँ, अगर ये मान लो रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री, तुम एक रूम में हो जिसकी टेम्परेचर 30 डिग्री, तो अगर उसमें एक बॉडी 80 से 70 कूल होने में 5 मिनट लगाती है, तो अगर तुम इसको समझ गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि फिर वो 70 से 60 कूल होने में 4 मिनट, अरे सॉरी बस 6 सर बहुत ज्यादा, 10 टाइम मिनट, लगेगा। 15। मिनट, मतलब 6 मिनट आठ से बट ज्यादा। बेसिकली माय पॉइंट इज ग्रेटर देन 5 मिनट्स लगेगा। हाँ सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस तो यही मीनिंग है इसका कि फॉर द सेम फॉल इन टेम्परेचर इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्लोअर एंड स्लोअर, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, फर्दर कूलिंग बिकम्स स्लोअर एज द बॉडी कूल्स। जब वो बहुत गर्म होता है कंपेयर टू रूम तो काफी तेजी से ठंडा होता है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो उसके और फर्दर ठंडे होने का रेट जो है वो स्लो डाउन होता जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सर वो हाँ। नेगेटिव साइन इज देयर बिकॉज वो dt by dt भी नेगेटिव है, राइट? बिकॉज टेम्परेचर फॉल हो रहा है। करेक्ट, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि टेम्परेचर विथ टाइम इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसीलिए इधर भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि साइन में दोनों इक्वेशन मैच हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहां तक सबको क्लियर हो गया सो फार? यस सर। सर आप, सर एक डाउट था, मैं बीच में निकल गया था सर, एमसी क्यों काटा आपने वो समझ नहीं।
ओ सर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ऑफलाइन अपेरेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम 14th। फ्रॉम अरे 14th ऑफ फेब। सर मेरे पोदार के दोस्तों को मैसेज आया है कि उनका अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। अच्छा 14th मीनिंग की चलो नेक्स्ट सर आ वीक। जाओ गोवा से। हाँ सर, अच्छा है सर, अभी आप भी मजे नहीं ले सकते हो हमारे बिना। ये बात यस भी ठीक है। सर, अभी मेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब तो आना ही पड़ेगा लग रहा है। चलो ठीक है। सर तो वो एमसीक्यू मतलब आपने कैंसिल किया, वो नहीं सब। एमसी कैंसिल नहीं किया, वो उधर से कैंसिल करके इधर डिनोमिनेटर में ले आया मैं। ओ हाँ, ओके सर सर। ठीक है ना, बराबर। हाँ सर। तो अब जो है अम, हम ये कह रहे हैं कि अब ये तो ठीक है कि हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया है। ये जो इसने बताया वो हमने समझ लिया। मेन जो मीनिंग है इसका वो ये चीज़ था कि भाई धीरे धीरे कूलिंग का रेट स्लो डाउन। लेकिन ऑब्वियसली अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व इट फर्दर। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ इधर की तरफ कि अब मैं अगर इसको यहाँ ले रहा हूँ कि dt के नीचे t वाला सामान ले आओ, t माइनस टी एस, और उधर हो गया माइनस बी डी टी, टाइम वाला टाइम t। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जीरो टाइम पे। देखो अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि मैंने जब सिचुएशन डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि बॉडी टीएस पे था, फिर अपन ने उसको हीट किया तो वो टीएस से टीएस प्लस डेल्टा टी पे चला गया। ये वो टेम्परेचर है टीएस प्लस डेल्टा टी, जहां से तुमने उसको कूल कराया। फिर तो कूलिंग पार्ट को न्यूटन्स लॉ डिस्क्राइब कर रहा होता है। लेकिन अब ये तो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम ये सारी रीजनिंग समझ जाओ कि टीएस पे था तो तब ये दोनों बराबर थे, फिर गर्म किया तो ये ज्यादा हो गया। जनरली स्पीकिंग अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया तो आई कैन से कि भाई किसी भी टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर पे कूल हो रहा होगा। सिर्फ कूलिंग का ये एक्सपोनेंशियल डीके ही तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो एनी स्टार्टिंग और एनी एंडिंग टेम्परेचर हो सकती है। तो जीरो टाइम पे इसका टेम्परेचर मान लो टी नॉट है, ये वो टेम्परेचर है जहां से कूलिंग स्टार्ट होगी। तो तुम्हें प्रॉब्लम में दिया होगा कि भाई बॉडी स्टार्ट्स कूलिंग फ्रॉम 80 डिग्रीज, और टी टाइम पे वो किसी टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जो हम या तो दिया होगा तो हम टाइम निकाल रहे होंगे, या टाइम दिया होगा तो वो टेम्परेचर निकाल रहे होंगे। तो लॉन में आ जाएगा। तो लॉन में आ जाएगा ये। तो सिंप्लीफाइंग दिस फर्दर, ये आ जाएगा लॉन ऑफ टी माइनस टी एस ओवर टी नॉट माइनस टी एस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और सामने तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस बी टी। ये फॉर्म इसका जो है न्यूटन्स लॉ का, ये कहीं ज्यादा यूजफुल है। ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम इसी फॉर्म का यूज करोगे, यानी जो इंटीग्रेट होके आ गया है। वैसे तो हम इसी को ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन दिस इज द मोर यूजफुल वर्जन ऑफ द लॉ व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं अभी एक प्रॉब्लम देता हूँ, तुम लोग उसको इसी वर्जन से सॉल्व करोगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया सो फार? यस सर। और हम इसको इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें से टी भी तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो टी अगर एक तरफ कर लें, ये वाला टी की बॉडी का टी टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया, और बाकी सब दूसरी तरफ कर लें, तो टी एज द फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, विच इज यूजुअली व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड। सर कैन यू गो टू द प्रीवियस पेज फॉर अ सेकंड? हाँ यस। तो अब जो है अगर मैं इसमें से टी एक्सट्रैक्ट कर लूं, तो लॉन को ओपन करना पड़ेगा। लॉन को ओपन करके एक्सपोनेंशियल बना देंगे, तो टी मेरे को मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बिकम टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस बी टी। इसमें तुम देख लो, अगर तुम t इक्वल टू 0 डाल देते हो यहाँ पर तो ये पूरा 1 हो गया, टी एस माइनस टी एस 0 हो गया, तो टी नॉट आ गया, यानी t इक्वल टू 0 पे टी नॉट ही था इसका टेम्परेचर, जहां से कूल होना स्टार्ट हुआ है। और अगर तुम टाइम इनफाइनाइट डाल दोगे यहाँ पे लॉन्ग इनफ, तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो टी एस बचेगा, सराउंडिंग पे आ जाएगा। और यदि तुम इसका ग्राफ प्लॉट करो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम्हें वो एक्सपोनेंशियल दिख जाएगा जो मैंने पहले बना दिया था बिना सॉल्व किए ही, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि वो कैसा दिखता है।
जीरो कैसे होगा? इनफाइनाइट टाइम डाल। हाँ सर, जीरो मतलब कौन सा चीज जीरो होगा? सर टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो ये नीचे आ जाएगा और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसको पूरे को जीरो कर देगा। जीरो का। ओके सर, समझा। तो ये जो ग्राफ अब बनेगा हमारा, जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ये कर रहा है कि तुम टी नॉट से टी सराउंडिंग तक कूल करने वाले हो, उसी का ग्राफ है ये, राइट, वेयर दिस इज योर टी नॉट एंड दिस इज योर टी सराउंडिंग, जिसके साथ ये एसिम्प्टोटिक अप्रोच है। ये समझते हो सारे लोग? हाँ सर। हाँ सर। बेसिकली किसी फाइनाइट टाइम पे वो टी सराउंडिंग पे नहीं आ पाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा उसको आने में। अब यूजुअली वो कोई इशू नहीं है, मैथमेटिकली उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा सराउंडिंग टेम्परेचर तक आने में, लेकिन फिजिकली तो वो इतना क्लोज आ गया होगा कि जो तुम थर्मोमीटर यूज कर रहे होगे मेजर करने के लिए, उसके लीस्ट काउंट यानी उसके प्रिसीजन से भी नीचे चला जाएगा ये डिफरेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा कुछ फाइनाइट टाइम में। हाँ, कुछ फाइनाइट टाइम में और काफी क्विकली इनफैक्ट ये जो है एक ऐसे टेम्परेचर पर आ जाएगा जो कि टीएस से इतना पास में होगा कि तुम्हारा थर्मोमीटर ये डिफरेंस पिक नहीं कर पाएगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू विल से दैट द बॉडी हैज reached TS, it has again achieved, it has cooled down to room temperature, right? मगर मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर तुम प्रिसाइसली बोलना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या बात है, तो एग्जैक्टली बात यह है कि भाई कभी टीएस पे नहीं पहुंच पाएगा वो, इन एनी फाइनाइट टाइम वो टीएस पे नहीं पहुंच पाएगा, it will take it infinite time, but mostly practically it doesn't make a difference. Usually fairly quickly it reaches a temperature so close to TS that no instrument is capable of picking the difference. ठीक है, तो अब जो है इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं इस वर्जन पे, जो मैंने पीछे जिसको यूजफुल वर्जन लिखा है, इसको डायरेक्टली अगर तुम चिपकाओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यूजुअली। तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ इस टाइप का, लेट मी सेपरेट पार्ट्स सो दैट लेटर यू कैन अंडरस्टैंड कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज सर आपको वापस बता सकते हो टीएस पे क्यों नहीं जा सकता कभी, अब टीएस पे अप्रोच नहीं कर सकता? टीएस तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वही ऐसा है कि उसमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। टीएस इनफाइनाइट डालने पर ही एक्सपोनेंशियल जीरो देता है, तब जाके टोटल टेम्परेचर टीएस आता है। और अगर तुम इंट्यूटिवली समझना चाह रहे हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। इंट्यूटिवली क्या होता है कि ये देखो न्यूटन्स लॉ का ये वर्जन देखो, ये वाला, ये कह रहा है कि तुम्हारा जो रेट ऑफ कूलिंग है, देखो ये dt बाई dt जो है, ये एक तरीके से इफ यू रियलाइज टीटी ग्राफ का स्लोप ही है ना। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, dt बाई dt, वही तो रेट ऑफ कूलिंग है। तो तुम देख रहे हो कि पहले तो इसका स्लोप काफी स्टीप है, तो काफी तेज कूलिंग है, राइट? यस सर। प्रोग्रेसिवली स्लोप शैलो होती जाती है, तो कूलिंग स्लो होती जाती है। यस सर। लेकिन जब तक स्लोप, जैसे जैसे स्लोप कम होती जाती है वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो खुद, ये हमेशा होता है इन सारे टाइप की चीजों में कि क्या हो रहा है कि बॉडी कूल किस रेट से कर रहा है, बॉडी कूल कर रहा है रेट से जो डिसाइडेड है बाय बॉडी कितना हॉट है कंपेयर टू सराउंडिंग, है ना? ये तो कह रहा है ये। हाँ सर। मतलब अगर मैं बोलूं इसको कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग जो है, मान लो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ये 80 से कूल होना स्टार्ट होगा और रूम टेम्परेचर तक हम इसको कूल करना चाहते हैं 30 तक। तो जब शुरू में तुम देखोगे इनिशियली, तो जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो होगी -80 -30 बराबर, विच इज अ हाई वैल्यू, dt बाई dt इज अ हाई वैल्यू। लेकिन जब ये धीरे धीरे करते करते, तो अभी काफी हाई रेट है तो काफी रैपिडली कूल होगा, कभी ये पहुंच जाएगा जब ये 30 के बिल्कुल पास आ गया होगा, मान लो जब ये 31 पे है तो ये 31 -30 हो गया होगा, तो कूलिंग का रेट ही इतना कम हो गया है कि फर्दर कूलिंग भी स्लो हो गई है। तो 31 से 30 आने में जो है इसको इतना लग जाएंगे घंटों प्रोग्रेसिवली, जितना इसको 80 से 70 आने में भी नहीं लग रहा था। यस समझ मतलब समझ गया ना? एक और मैं इसका एनालॉजी दे देता हूँ, वो क्लियर कर देगा, क्योंकि वो भी एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल है। ये सब जो है सारे एक ही टाइप की चीजें होती हैं फिजिक्स में, जहां पर भी
कोई भी देखो, जब भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी n का रेट ऑफ चेंज उसी n के प्रोपोर्शनल आता है, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आती है। देख ही रहे हो, लॉन बनेगा और फिर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो ये तुम ऐसे समझ सकते हो एज एन एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम सोचो कि ये मैं और तुम खड़े और हम जो है पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो मैं है, मेरे से पैसे जा रहे हैं और तुमको जा रहे हैं, और तुम जो है तुम्हारा जो नेटवर्थ है उसको हम बोलेंगे TS, रूम टेम्परेचर, ठीक है। और मेरा जो नेटवर्थ है वो T है, जो चेंज हो रहा है ना, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। और एजेंडा ये है कि जब दोनों के पास बराबर पैसे हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। और लेकिन आप क्लास में सटली सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हो। हाँ, कर तो मैं रहा हूं। तो जब ये दोनों बराबर पैसे पे आ जाएंगे तब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब इस प्रोसेस के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक तो एक अलग तरीका और एक ये वाला तरीका है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि भाई मेरे पास 100 रुपए थे और तेरे पास 0 रुपए थे, और हमने एक प्लान ए ये था कि आई विल गिव यू 10 रुपीज एवरी सेकेंड, फिक्स रेट। तो अगर मैं तुम्हें फिक्स रेट से दे रहा हूं तो 5 सेकंड में कहानी खत्म है, राइट? यस सर। Yes, sir. 50 रुपए ट्रांसफर हो गए, तुम्हारे पास 50, मेरे पास 50, इक्वल, तो बस ट्रांजैक्शन ओवर। दूसरा एक प्रोसेस हो सकता है जिसमें हम बोलेंगे कि आई विल ऑलवेज गिव यू 10% ऑफ आर डिफरेंस वो बहुत टाइम एवरी लगता सेकेंड, है। एवरी सेकेंड। यानी कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि अभी करंटली हमारे बीच में डिफरेंस कितना है। ये यही चीज है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है एक तरीके से, जहां पे पैसे को तुम एनर्जी से रिप्लेस कर दो। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिस रेट से मेरे पैसे जा रहे हैं, वो इस पे डिपेंडेंट है कि मेरे पैसे तुम्हारे पैसे से कितने ज्यादा हैं, राइट? यस सर। कि तो वही कम चीज लिखिए। तो अब इस केस में ये आउटकम होगा कि जब मैं तुम्हें पहले सेकंड में 10% ऑफ आर डिफरेंस दूंगा, हमारा डिफरेंस पहले 100 है, 10 रुपये। पहले सेकंड में मैं तुम्हें 10 रुपया दे दूंगा एकदम से। तो अब इसके बाद हमारी नेटवर्थ हो गई कि मेरे पास 90 और तुम्हारे पास 10 है। तो अब अगले सेकंड में मैं तुम्हें 10 नहीं दूंगा, 80 अगले सेकंड में मैं तुम्हें केवल 8 ही रुपए दूंगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस है 80, जिसका 10% है 8। तो तुम्हारे पास 18 और मेरे पास 82 हो गए। अब मैं तुम्हें दूंगा 82 माइनस 18 यानी 72, यानी कि 64 का परसेंट 6.4। तो तुम देख रहे हो कि जिस टाइम पे मेरे पास 50 रुपए और डेसिमल 0.00000 इतने रुपए होंगे, और तुम्हारे पास 49,9999 इतने रुपए होंगे, तो भी मैं तुम्हें इनका डिफरेंस देके कहानी खत्म नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे और तुम्हारे बीच में एक पैसे का भी डिफरेंस बचेगा तो भी मैं तुम्हें 1/10 ऑफ अ पैसा ही दूंगा। तो ये जो दिया जा रहा है वो उस पर डिपेंडेंट है जो डिफरेंस है, इसीलिए वो ग्राइंड डाउन होते होते अल्टीमेटली कभी पहुंचा ही नहीं पा रहा है उस स्टेज पे कि बराबर हो जाए। So when the rate of something is controlled by the thing itself, you always have an exponential function, always have an asymptotic approach. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही कहानी है कि the rate of cooling is controlled by the temperature itself, and as the temperature falls, so does the rate of cooling. So it takes it progressively longer and longer to cool, and therefore जब उसका हाँ सर वो 1 पैसे का जब डिफरेंस होगा तो 1/10 ही दोगे क्योंकि वो रेट फिक्स्ड है इसीलिए, राइट? क्योंकि वो परसेंटेज फिक्स्ड है, तो हम अपने डिफरेंस के बेसिस पे डिसाइड कर रखे हैं। तो जब मेरे पास तेरे से एक पैसा ज्यादा भी है तो भी मैं तुम्हें आधा पैसा दे देता अगर, तो कहानी खत्म हो जाता वहीं पे। गॉट इट सर। लेकिन मैं तब भी तुम्हें 1/10 दे रहा हूँ, तो ये एड इन्फिनिटम ही चलेगा ना ये कहानी। जब मेरे और तुम्हारे बीच में मतलब ट्रिलियंथ ऑफ अ पैसा का भी डिफरेंस होगा तो भी उसका ही 1/10 दूंगा। तो ये कभी लेवल ऑफ नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे ही लेवल ऑफ हो पाएगा। यही नेचर है यही नेचर है इस इक्वेशन का, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें तुम ये फॉर्म अप्लाई करोगे, ये वाला। लेते क्या कर रहे हो? लिख लेते फॉर्मूला एक। मैं लिख देता हूँ उधर अगले पेज पे। हाँ सर, अभी चल। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, लॉन ऑफ टी, ये वो है जिसपे वो आएगा कूल होके, माइनस सराउंडिंग, ये वो है जहां से वो स्टार्ट करेगा, माइनस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस बी
ठीक ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्म। तो प्रॉब्लम ये है, और आंसर इसका चैट पे लिखना, कि एक बॉडी है जो एक रूम में रखा है, जिस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री। एक अच्छी बात न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के इस फॉर्म में ये है कि क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स है, तो चाहे तुम्हें डेटा केल्विन में दिया हो चाहे सेल्सियस में दिया हो, तुम डायरेक्टली डाल सकते हो, क्योंकि ऊपर भी डिफरेंस है नीचे भी डिफरेंस है। डोंट कंफ्यूज। पीछे जो मैंने बोला कि टीएस से डेल्टा टी कंपेयर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। वहां कंपैरिजन तुम कर रहे हो डेल्टा टी का टीएस से, तो टीएस एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन अब जहां यहाँ पे आ गए और डिफरेंस ही लेने वाले हो टी का टीएस से और टी नॉट का टीएस से, तो क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंस है, तो इट डजंट मैटर। इफ द डेटा इज इन सेल्सियस, जस्ट पुट इट देयर इन सेल्सियस। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 80 डिग्री से 70 डिग्री कूल करता है, और पाया जाता है कि 5 मिनट लगता है उसको। तो तुम ये बताओ कि जब वो 70 से 60 कूल करेगा, तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया है कि 5 से ज्यादा लगेगा। तुम्हें फाइंड करना है एग्जैक्टली कितना लगेगा। सही है सर, हो जाएगा। ठीक है, कर लो। और आंसर चैट पे लिखना, बोलना नहीं। और दूसरी बात, अगर लॉन वॉन आ रहा है तो लॉन में ही आंसर लिख देना, कोई जरूरत नहीं है उसको डेसिमल बना के बताने की। जो भी आ रहा है लॉन में आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है लॉन के अंदर, वैसा का वैसा लिख डालो चैट पे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कर लो इसको क्विकली, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जस्ट राइट योर आंसर ऑन चैट, आई विल चेक इन अ सेकेंड। तो होस्ट पे कि को होस्ट पे? अच्छा, एक ही है।
Sir, ओके मैं चेक कर रहा हूँ आंसर्स तुम लोग के। एक क्वेश्चन था सर, जो टी है वो सेकंड्स में होगा ना इन दिस फॉर्मूला? नहीं, मिनट में ऊपर वाला नीचे वाला तो नहीं फर्क नहीं पड़ता ना, डिपेंड हाँ, जस्ट। फर्क नहीं अच्छा पड़ेगा। सर, मैंने आंसर सेकंड्स में दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। गोपाल करेक्ट आंसर है, दिव्यांश करेक्ट आंसर है, रोहन करेक्ट आंसर है, निशित करेक्ट आंसर है। मैंने भी सेकंड्स में दिया। ठीक है, चलेगा। कार्तिक मेनन करेक्ट आंसर है, आर्यमान कोठारी करेक्ट आंसर है, कैरव करेक्ट आंसर है, विवान करेक्ट नहीं है। विवान तुमने आई थिंक वो गलती कर दी है कि लॉन के डिवाइडेड बाय लॉन से अंदर डिवाइड नहीं हो जाता है, देख लो एक बार। लॉन में प्लस, लॉन के प्लस और माइनस से अंदर में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉन के खुद के डिवीजन से कुछ नहीं होता है। हाँ, आदित्य प्रचंड करेक्ट आंसर है, ध्रुविल बी नहीं आना चाहिए आंसर में, चेक करो। जोवान करेक्ट आंसर है, खुशी सारा होगी, 5 मिसिंग है तेरे आंसर में। नहीं, और माइनस में नहीं आएगा, और डिवीजन में आएगा लॉन लॉन दोनों। खुशी, प्रेक्षा करेक्ट आंसर है। सर वो बी गलती से डाल दिया वरना करेक्ट। हाँ ठीक है, नहीं नहीं तूने भी वही कर दिया है। 15/16 क्या है वो, 3 4 4 5 से मल्टीप्लाई हो गए क्या चारों? ऐसा नहीं होता है कि लॉन के अंदर अगर a/b लिखा है और नीचे उसके पूरा लॉन में c/d लिखा है तो कुछ इसके आगे कुछ नहीं होता है। फिर ऐसा नहीं कि तुम अब इसमें पूरा ब्रैकेट फिर लगा वो के, लॉग होता है। हाँ सर। बस ये हो सकता है कि ये इसका बेस बन सकता है c/d, तो पूरा चीज मत मल्टीप्लाई कर देना। हाँ सर वो। ठीक है। और कौन है? हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है, दीपक करेक्ट आंसर है, गार्गी सोवानी करेक्ट आंसर है, नील केडिया करेक्ट आंसर है, ध्रुविल, ध्रुव शाह। तुमने पूरा सॉल्व कर लिया क्या? 87 सेकंड्स कैसे आ गया तुम्हारा? तुमने सारा लॉन वॉन सॉल्व कर दिया शायद डेसिमल में, ठीक है हो सकता है। आदित्य आनंद तुमने भी शायद वैसे ही किया है, नचिकेत तुमने भी वैसे ही किया है, कार्तिक मेनन करेक्ट आंसर है, रोहन करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ कीनी करेक्ट आंसर है। ओके, तो सारे करेक्ट हो गए जो हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें करने के लिए। हाँ सर। सीधे बस सब कुछ फिट करना है फॉर्मूला के अंदर। तुम्हारा फॉर्मूला होता है लॉन, और पहले ही लिख लिया करो माइनस रूम टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, सबसे पहले तो वही डाल दो उधर। फिर नीचे वो टेम्परेचर होता है जिधर से कूलिंग स्टार्ट हो रही है, तो पहले केस में कूलिंग 80 से स्टार्ट हो रही है और 70 तक जा रही है, और सामने तुम लिखोगे -b और यहाँ लिख दो 5 मिनट, मिनट में ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार में तुम फिर लिखो रूम टेम्परेचर तो -30 है, फिर से -30 कहाँ से कूलिंग अब चालू हो रही है? 70 से, और अब जाएगी 60 तक, तो ये हो गया -b, और इसीलिए b की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि b जो है वो ये गंदगी है, लेकिन जनरली इन प्रॉब्लम्स में b की जरूरत नहीं होती है अपने को। तब बी का
सर बी आपने अज्यूम किया कि वही होता है उसका वैल्यू? नहीं नहीं, वही होता है उसका वैल्यू, मतलब वही होता है उसका सिंबल बी। हाँ सर। कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा सिंबल ही ओके तो है, कोई भी अल्फाबेट चिपका दो। पॉइंट है कि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, तो तुम सीधे डिवाइड करोगे बस और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर मैंने पहले बी निकाला और फिर वापस सब्स्टिट्यूट किया। हाँ सर सेम किया भैया। ऐसा मत किया करो, सेम सर। डिलीट मैंने तो डिवाइड कर दो, वो एक ही बात है, मतलब वो एक शॉर्टकट है उसका कि डिवाइड करके भी तुम वही कर रहे हो एक तरीके से कि बी निकाल के और उधर सब कर रहे हो, तो एक ही बात है। बट ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है न्यूटन्स लॉ की। अब इसमें एक एडिशनल फीचर और होता है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक हाँ सर यहाँ पर थोड़ी बहुत सर एंट्रोपी की फीलिंग आ रही है जो हमने केमिस्ट्री के थर्मो में पढ़ी थी कि वो मतलब अप्रोच नहीं कर पा रहा फाइनल टेम्परेचर जो उसका होना चाहिए। वैसा कुछ है क्या उससे रिलेटेड? ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि अप्रोच नहीं कर पा रहा है? सर कि T0 से TS वो पूरा आ नहीं पा रहे मैथमेटिकली या फिर रियलिटी में आ ही नहीं पा रहा ना वो, तो वैसा कुछ रिलेटेड है क्या? एंट्रोपी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, बट आई सपोज तुम बात कर रहे हो शायद एक प्रॉब्लम की जिसमें वो बार बार सक्सेसिवली एक रिजर्वायर से कनेक्ट होकर ठंडा हो रहा होता है या गर्म हो रहा होता है। सर पता नहीं सर, वो तो बस केमिस्ट्री में पढ़ा था ना एक बार एंट्रोपी के बारे में, तो ऐसा लग रहा है वो ऐसा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा था। नहीं, यहाँ पे तो टेक्निकली उससे कुछ रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो ये पॉसिबल है कि एंट्रोपी के किसी प्रॉब्लम में सिमिलर फॉर्म बन रहा हो dn/n टाइप का, dt/dt टाइप का, जिससे लॉन बनता ही और फिर एक्सपोनेंशियल बनता ही, मगर कॉन्सेप्चुअली इसका कोई रिलेशन नहीं है सच उससे। एंट्रोपी तो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे। तो एडिशनल अप्रोक्सीमेशन जो मैं लगा रहा हूं इसमें, यानी कि न्यूटन्स लॉ तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन है, राइट? तुम्हारा जो स्टीफन्स लॉ है उसमें टेम्परेचर फोर्थ पावर में होता है, तो अब फोर्थ पावर कौन इंटीग्रेट करेगा? तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया, उससे वो लीनियर बन गया था, राइट? इट्स अ लीनियर फॉर्म, टी जो है वो फर्स्ट पावर में आ चुका है, यही अच्छी बात है, वरना अदरवाइज फोर्थ पावर में बैठा हुआ था। अब हम इस पे एक और अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब कि और फर्दर इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब यू कुड से कि, एंड आई थिंक एट दिस स्टेज जो है ये चीज हार्ड होता है टू अप्रिशिएट, या तुम लोगों के लिए समझना है या प्रॉब्ली, कि ये क्या बात है कि अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन लगाए जा रहे हैं, तो वो तो और गलत होता जाएगा एक तरीके से। तो देन व्हाई आर वी इवन बॉदरिंग विद अप्रोक्सीमेटिंग एन अप्रोक्सीमेशन? तो एक्चुअली क्या होता है, व्हाट यू हैव टू आल्सो सॉर्ट ऑफ रियलाइज, मतलब कि तुम ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग का तो ब्रेड एंड बटर ही अप्रोक्सीमेशन है, कि अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेसिकली एक ट्रेड ऑफ होता है, मतलब ऑप्टिमाइज करना होता है। यू कांट ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट थिंग, इन द सेंस ऑफ यू आर यूजुअली लिमिटेड बाय सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। जैसे तुम्हारा फोन है, ठीक है, तो फोन में अब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर है, जो उसका प्रोसेसर है, जितना वो हीट होता है, जितना उसमें बैटरी है। विद इन दैट given amount of resource you have to put many things. It should be able to send and receive data, it should be able to play audio, it should be able to record voice, it should be able to display something on a screen, and all of these are computationally intensive processes. हर किसी का अपना अपना डिमांड है कंप्यूटेशन का और एनर्जी का। तो जब तुम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स के अंदर मल्टीपल रिसोर्स कंज्यूमर्स को फिट करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। And literally every engineering problem is one or another kind of optimization problem, क्योंकि infinite resources in practice कभी नहीं होते हैं। अगर मेरे पास infinite resources होते तो इंजीनियरिंग, आधा इंजीनियरिंग ऐसी खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि तुम हर चीज में बेस्ट सोल्यूशन लगा देते, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं तो तुम्हें कहीं पे कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं, कि तुम्हें व्हाट्सएप भी चलना चाहिए, इंस्टाग्राम भी चलना चाहिए, वीडियो भी चलना चाहिए, कॉलिंग भी चलना चाहिए, तो तुम हर चीज का जो बेस्ट एल्गोरिथम है वो तुम एक ही फोन के अंदर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हर किसी का बेस्ट एल्गोरिथम फोन में डाल देंगे तो वो उसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर जाएगा। तो तुम्हें चॉइस मेक करनी पड़ती है हर स्टेज पर, कि ठीक है, डू आई वांट टू मेक अ फोन विच इज वेरी मीडिया इंटेंसिव बट नॉट सच अ ग्रेट फोन फॉर नेटवर्किंग, तो देन यू किसी को ऊपर किसी को नीचे कर दोगे। यही चीज यहाँ पर भी होती है। या तो मान लो कोई गेम डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, वीडियो गेम बना रहे हो। अब वीडियो गेम जैसे है, तो वीडियो गेम में अगर तुम मान लो कोई प्रोसेस डालने वाले हो कि भाई तुम्हें पता ही है वीडियो गेम जो है काफी इंटेंसिव एप्स होते हैं, इन द सेंस ऑफ कि बहुत एनर्जी चाहिए होता है, बहुत पावर चाहिए होता है, बहुत कंप्यूटेशन चाहिए होता है, क्योंकि वीडियो गेम में रियल टाइम में तुम्हें इनपुट आउटपुट से डील करना होता है। अब ब्राउजर पे तुम कुछ पढ़ रहे हो तो वो तो एक बार आ गया, डाउनलोड हो गया पेज, अब बैठ के स्क्रॉल करके पढ़ लो,
या व्हाट्सएप में चैट करोगे तो जब जब चैट जा रही है और आ रही है तब तब ही सिर्फ डेटा ट्रांसफर है। वीडियो गेम में तो तुम्हारा कुछ भी करना इज अ डेटा ट्रांसफर, द मोमेंट यू मूव योर हेड इज अ डेटा ट्रांसफर, सो इट्स अ वेरी इंटेंसिव काइंड ऑफ अ थिंग। अब उसमें अगर तुम्हें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और हो सकता है तुम्हें ट्रेड ऑफ जो है सेम दिन में, लाइक इफ यू आर अ गेम डिजाइनर, इन द सेम डे यू माइट हैव टू मेक 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेड ऑफ्स, कि तुम एक गेम बना रहे हो जो तुम अपना जॉब में बना रहे हो, वो तुम एक्सबॉक्स के लिए बना रहे हो, तो अब ऑब्वियसली एक्सबॉक्स एक गेमिंग डिवाइस है, उसमें और कोई तो चीज चलती नहीं है, तो उसकी सारी कंप्यूटिंग पावर जो है गेम पे लगती है, तो वहां पे तुम्हारे पास ज्यादा बैंडविड्थ है, इन द सेंस कि तुम अगर मान लो किसी की कैरेक्टर को तुम जाके बात करने वाले हो उससे गेम में, तो उसकी जो नाक वाक है, उसके जो फीचर्स हैं, उनको ज्यादा अच्छे से रेंडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कंप्यूटेशन लगेगी नाक का कर्वेचर कैलकुलेट करने में, वो भी कोई मैथमेटिक्स है, वो कंप्यूटर करेगा पीछे से, और वो बंदा अपना चेहरा घुमाएगा तो नाक उसकी इधर घूमेगी उधर घूमेगी, तो कैसी रियलिस्टिक नाक दिखनी चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टेंटली वो हर सेकंड में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस कर रहा है। जितना ज्यादा प्रिसाइज तुम्हें नाक बनानी है, यानी जितना ज्यादा रियलिस्टिक वो आदमी दिखना चाहिए, उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस पर सेकंड ये कंप्यूटर करता होगा। तो अब एक्सबॉक्स के लिए तुम गेम बना रहे हो, तो वहां पे तुम ट्रेड ऑफ ले सकते हो कि ठीक है, नाक बनाने का एल्गोरिथम मैं बेस्ट वाला उठा लेता हूँ जो सबसे अच्छी कैलकुलेशन करता है, क्योंकि अलाउड है, वहां पे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज है मेरे पास, इसको और कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ गेम रेंडर करना है। वाइस वर्सा हो सकता है, द सेम पर्सन यू एज अ गेम डिजाइनर इन द सेम डे में भी तुम साइड प्रोजेक्ट भी कुछ कर रहे हो अपना पैसा बनाने के लिए, iOS के लिए या एंड्रॉइड के लिए गेम्स बनाते हो। अब फोन जो है वो मल्टीटास्किंग डिवाइस है, छोटा है एक तो पहले साइज में, प्लस उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं है, प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी चीजों के बीच में, फोन भी है वो, नेटवर्किंग भी करता है वो, तो एक गेम चलाने के लिए वो सारा कंप्यूटेशन तो दे नहीं सकता। यहाँ पे तुम्हें ट्रेड ऑफ मेक करना पड़ेगा, या तो तुम उसकी नाक अच्छी दिखा दो कि भाई रियलिस्टिक नाक लगे, लेकिन अब उतनी रियलिस्टिक नाक दिखाने के लिए जितनी कैलकुलेशन पर सेकंड करनी पड़ेगी, अगर वो गेम करने लग गया तो गेम लैग करने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेड कंप्यूटेशन है, कहीं से तो लेगा, किसी और से तो खींचेगा, या पीछे से व्हाट्सएप क्रैश कर जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो अब वहां पे तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हारी है प्लेएबिलिटी, कि भाई बंदा आगे तो चले, नाक अच्छी नहीं दिख रही लेकिन मैं तो आगे बढ़ूं, तो देन यू वुड मेक अ ट्रेड ऑफ इन अ डिफरेंट वे, यू वुड से ठीक है रियलिज्म थोड़ा कम कर देते हैं लेकिन प्लेएबिलिटी बढ़ा देते हैं। सो देन तुम उसकी जो नाक रेंडर कर रहे होगे उसके लिए तुम एक अप्रोक्सीमेट एल्गोरिथम लोगे, नॉट द बेस्ट एल्गोरिथम, बिकॉज द बेस्ट एल्गोरिथम इज द मोस्ट इंटेंसिव एल्गोरिथम, सो यूड पिक अ सेकंड और द थर्ड बेस्ट एल्गोरिथम जो रफली नाक रेंडर कर देता होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कहानी का कि जब हम अप्रोक्सीमेशंस की बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, अभी ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ अप्रोक्सीमेशन है, मैं उस पर एक और अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। वन कुड ऑलवेज से कि भाई क्या जरूरत है इतने अप्रोक्सीमेशन क्यों करने हैं, हम न्यूटन्स लॉ से कर लेंगे। द पॉइंट इज कि तुम कॉन्टेक्स्टलेसली अगर सोच रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, तो तुम हमेशा बेस्ट चीज लगा दो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में अब मान लो इसी को तुम सोचो, गेम वेम का एग्जाम्पल तो थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया, तुम स्मार्ट फ्रिज बना रहे हो जो कि अंदर रखे हुए सामान का टेम्परेचर जो है हर 10 सेकंड में सेंसर से डिटेक्ट करके और उस हिसाब से कूलिंग रेट एडजस्ट करता होगा, तो वो तो लिटरली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ही तुम सॉफ्टवेयर में कोड करने वाले हो। अब अगर तुम प्रॉपर स्टीफन्स लॉ को कोड कर दोगे तो टी की पावर 4 वाला एल्गोरिथम तो कॉम्प्लेक्स होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में। तो फ्रिज अगर हर 5 सेकंड में मेजरमेंट करने वाला है तो वो तो बेसिकली लूप में ही अटक जाएगा, टेम्परेचर मेजरमेंट कब करेगा वो। तो तुम अप्रोक्सीमेटली न्यूटन्स लॉ पे आओगे, तुम बोलोगे नहीं नहीं वो तो ज्यादा इंटेंसिव हो गया फ्रिज के लिए, तो न्यूटन्स लॉ लगाए थे, हो सकता है वो भी ज्यादा इंटेंसिव हो जाए। So my point is that it does not mean that the more approximations you take, the worse it is. It is not automatically the case कि ज्यादा approximation मतलब ज्यादा बर्बाद है, या क्यों करनी है हमको approximation, न्यूटन्स लॉ है तो कहानी खत्म हो गई। approximation का, हर approximation का अपना कोई यूटिलिटी होता है in some trade off, और ट्रेड ऑफ हमेशा होता है between accuracy एंड परफॉर्मेंस। चाहे तुम किसी की भी बात कर लो, अगर तुम ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाओगे तो परफॉर्मेंस सफर करेगी, अगर ज्यादा परफॉर्मेंस की तरफ जाओगे तो एक्यूरेसी सफर करेगी। तो फॉर एवरी सिचुएशन यू हैव टू पुट दिस स्लाइडर इन सम प्लेस और अनदर डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन जो है यूजफुल होते हैं, और इंजीनियरिंग में तो इनफैक्ट अप्रोक्सीमेशन ही है सारा गेम, क्योंकि रियलिटी में चीजें करना जो है मोस्टली जो है या तो सॉल्व नहीं कर सकते उस इक्वेशन को, या कंप्यूटर उसको इतना टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएगा जितना टाइम में सोल्यूशन आ जाना चाहिए, राइट। तो फर्दर अप्रोक्सीमेशन जो मैं लगा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ पे, वो मैं ये लगाने वाला हूं कि वी विल अज्यूम कांस्टेंट रेट ऑफ कूलिंग। कांस्टेंट रेट ऑफ कूलिंग से मेरा मतलब है
कि अभी तक जो हम देख रहे थे न्यूटन्स लॉ में वो कांस्टेंट रेट नहीं था। देखो ये है रेट ऑफ कूलिंग और ये कांस्टेंट नहीं है क्लियरली। बॉडी जैसे जैसे कूल होगा ये टी छोटा होता जाएगा, ये टी छोटा होता जाएगा, तो पूरा नंबर चेंज होता जाएगा। सो दिस इज अ वेरिएबल रेट ऑफ कूलिंग, एंड सिंस दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ द टीटी ग्राफ, व्हाट आई मीन टू से इज दैट द स्लोप इज वेरिएबल। यहाँ पे ज्यादा कूलिंग रेट है, फिर कूलिंग रेट कम हो गया है, फिर कूलिंग रेट और कम हो गया है, तो वेरिएबल रेट ऑफ कूलिंग है न्यूटन्स लॉ में। हम इसको अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ कूलिंग, यानी एक स्ट्रेट लाइन से। तुम लोग समझ गए? क्योंकि स्लोप ही उसका ये है dt बाई dt है, तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं। ये तुम्हें पता ही होगा। स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा। एक तरीके से वो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक चला जाएगा सीधे सीधे। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी अज्यूमिंग समथिंग लाइक T नॉट से T सराउंडिंग तक कूल होना है, तो एकदम एज अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन तो बोलो बस ये ऐसे, तो फाइनाइट टाइम में पहुंच जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली स्लोप जो है इसका पूरे टाइम सेम है, क्योंकि वही डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की, सेम स्लोप एवरीवेयर। तो तुम्हारा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो तुम एक कांस्टेंट रेट ऑफ कूलिंग अज्यूम करके चल रहे हो, ना कि वेरिएबल रेट ऑफ कूलिंग जो पहले ज्यादा कूलिंग है और बाद में कम कूलिंग है। तो अब मुझे ये बता दो तुम लोग कि अगर मैं ये बॉडी जो है 80 से मान लो 70 तक कूल होने वाली है, तो रियलिटी में यानी प्रॉपर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से तो इस वाले पार्ट में, शुरू के पार्ट में तो फास्ट कूलिंग हो रही होगी, यानी जब ये 80, 79, 78 पे होता होगा यस सर। तब तो कूलिंग का रेट जनरली फास्टर होगा। और लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी में व्हेन इट नियर 70, 71 पे, 72 पे, तो स्लो कूलिंग हो रही होगी। हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल कूलिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे रास्ते में एक ही रेट से कूल कर रहा था। तो अगर 80 के आसपास फास्टर कूलिंग होती है और 70 के आसपास स्लोअर कूलिंग होती है, और मेरे को पूरे रास्ते में एक ही फिक्स्ड रेट ऑफ कूलिंग पकड़ना है, तो वो कौन से टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए? सर आप वापस एक बार सर 75 राइट? 75। मतलब जैसे ये मान लो 80 से 70, मान लो ये 80 और ये 70 है, ठीक है, ये 80 है, ये 70 है। तो शुरू में जो है कूलिंग का रेट बहुत हाई है जब हम 80 के आसपास है, लेटर 70 के आसपास पहुंच गए तो कूलिंग का रेट कम है। मैं यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन डालना चाहता हूं, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई उसकी स्लोप जो है इसी से तो मैच करेगी जो बीच में है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस यस जो बीच में है स्लोप, उसी स्लोप को हम मान लेंगे कि पूरे रास्ते वही स्लोप था, स्लोप ही रेट ऑफ कूलिंग है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम बोलेंगे कि पूरे टाइम जो कूलिंग हुआ वो ऐसा नहीं था जो शुरू में फास्ट था फिर मीडियम हो गया और फिर स्लो हो गया, पूरे रास्ते मीडियम ही कूलिंग था, यानी 75 के हिसाब से कूलिंग था, एज ए बॉडी का टेम्परेचर 75 है। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं assume constant cooling corresponding to body temperature of 75। चलना 75, ठीक है। मतलब कि dt बाई dt जो है वो था -b, और फिर होता था सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो 30 है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो 30 इधर डाल दिया तुमने। अब इधर का जो टेम्परेचर था वो बदलता रहता था, पहले 80 - 30, फिर 79 - 30, फिर 78, इसीलिए रेट ऑफ कूलिंग चेंज होता रहता था। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, पूरे टाइम बस एक ही टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा पैराडॉक्स टाइप है। तुम कह तो रहे हो कि बॉडी 80 से 70 कूल कर रही है, लेकिन तुम कूलिंग का रेट ले रहे हो 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एज ए बॉडी 75 पे बैठा हुआ है पूरे टाइम। लेकिन ये फाइन है, दिस इज फाइन, यू कैन अज्यूम दैट। वी आर नॉट सेइंग द बॉडी रिमेन्स एट 75 फॉरएवर, वी आर सेइंग इट डज कूल फ्रॉम 80 to 70, बट इट्स रेट ऑफ कूलिंग is that rate of cooling which it has when it was at 75। 75 पे जब वो होता है उस समय जिस रेट से कूल हो रहा होता है, वही रेट ऑफ कूलिंग को पूरे पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं 80 से लेकर 70 तक। जो स्पीड ऑफ कूलिंग है
जो 75 के समय होती है, जब इसका टेम्परेचर 75 होता है, उस समय जिस स्पीड से ये कूल हो रहा होता है, वही स्पीड को हम 80 से 70 के पूरे इंटरवल में हर जगह चिपका देंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग पहले फास्ट कूल हो रहा था बाद में स्लो कूल हो रहा था। समझा ये चीज? किसी को इसमें डाउट लग रहा है या क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है। तो अब इसके बाद तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बनने वाला ही है, क्योंकि dt बाई dt तुम बोलोगे माइनस कितना हो गया 45b, तो dt इक्वल्स टू माइनस 45b dt इंटीग्रेट इंटीग्रेट टाइम 0 पे टेम्परेचर T0 था, तो टाइम t पे टेम्परेचर T है। इससे आ जाएगा तुम्हारे पास T माइनस टी। देखो ये तो और भी सिंपल हो गया न्यूटन्स लॉ से, क्योंकि अब तो लॉन वॉन भी नहीं आने वाला है। माइनस 45 भी, ये सब तो कांस्टेंट है, टाइम्स T, यानी कि T is T0 minus 45b T. Straight line with a negative slope. तुम देखो इसमें क्या वैल्यू आती है, जब तुम T0 डालोगे तो T0 पे है, और जब वो टाइम डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ गया होगा ऐसे करके। ये समझ गया तुम लोगों को क्वेश्चन की ये लॉजिक समझ में आ गया इसका? हमने 75 क्यों अज्यूम किया? कुछ भी अज्यूम कर सकते थे ना? नहीं, 80 से 70 कूल हो रहा है तो बीच का टेम्परेचर ही तो लेंगे। 90 और 30 से क्या मतलब है? 90 30 20 वो सब तो इस रेंज के बाहर है। 80 पे कूलिंग 80 माइनस 30 रेट से हो रही है, 70 पे कूलिंग 70 माइनस 30 पे हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो टोटल कूलिंग अगर एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो 75 माइनस 30 से ही हो रही होगी, यस सर। है ना? 80 और जहां से तुम कूलिंग स्टार्ट कर रहे हो और जहां तक कूलिंग खत्म हो रही है उनके बीच का टेम्परेचर एवरेज उठा के मान लो कि उसी के हिसाब से जो कूलिंग थी वो पूरे रास्ते हो रही थी। तो इसमें हमें जो 5 मिनट्स टाइम दिया था वो उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं, अब मैं उसी प्रॉब्लम को इस फॉर्म में फ्रेज करता हूं, तो तुम रीसॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, लेकिन अब तुम इस अप्रोक्सीमेशन के साथ सॉल्व करोगे कि भाई मान लो सराउंडिंग 30 डिग्री है और दिया हुआ है कि भाई बॉडी जो है 80 से 70 कूल हुआ 5 मिनट में, तो 70 से 60 कूल होने में कितना टाइम लगेगा, अज्यूमिंग 65 डिग्री। कांस्टेंट कूलिंग। समझ गए? सर आप फाइनल आंसर बता सकते हो? किसका? इसी क्वेश्चन का सॉल्व तो कर लो। हाँ सर, कुछ अजीब सा आ तुमने रहा है भेजा है? इसमें। तुमने भेजा है? चैट पे भेजा है? चैट पे भेज दो मैं नहीं सर, मुझे आया नहीं, मेरे को बहुत अजीब वैल्यू आ रहा था। नहीं नहीं, नहीं आएगा अजीब वैल्यू। करो सॉल्व, एक बार बताओ मुझे सॉल्व करके। सर ये सेम सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड, राइट? हाँ, इस मेथड से सॉल्व करना है अब।
Wait, is sir in the meeting? नहीं है नहीं आवाज आ रही है? हाँ सर। सर ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। कि सेकंड सर मैंने गलती से 80 का ठीक है, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। तो इसमें जो है भाई क्या हो गया इसको, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो टी नॉट वो है जहां से वो कूलिंग स्टार्ट होती है और टी जिस पे वो पहुंचेगा। तो पहले वाले केस में 70 पे वो पहुंचेगा, 80 से कूलिंग स्टार्ट होगी, माइनस 45 बी ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 80 से 75 के बीच में 80 से 70 के बीच में 75 एवरेज है और 75 माइनस 30 45 है ना? यस सर। यस सर। लेकिन जब तुम दूसरा वाला केस लिखोगे कि अब 70 से 60 कूलिंग हो रही है, तो ये भी चीज चेंज होके 35 हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों? yes, sir. हाँ सर 70 से 60 में कूलिंग में 65 तुम्हें एवरेज लेना होगा और 65 माइनस 30 35 देगा। और ये जो है कितने मिनट है वो फाइंड करना है। तो हो गया, ये 10 है, ये 10 है। तो ये so we दोनों can also do 80 to 60 and then take 70 as the average and then subtract the time, right?
हाँ लीनियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 60 - 7 45/7 होता है। 45/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला चीज समझ गया होगा तुम लोगों को कैसे करना है। अब एक इशू सर इसमें एक डाउट और आ रहा है। हाँ सर आपने टी और टी नॉट को एक्सचेंज नहीं कर दिया है, लाइक इन लास्ट हेयर या सर, लाइक नहीं करेक्ट नहीं मतलब लाइक टी इज सपोज्ड टू बी 80 एंड टी नॉट इज 70। नो टी नॉट इज वेयर द कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 80 माइनस समथिंग ही तो 70 बनेगा। हाँ ओके ओके सॉरी सर, लास्ट एग्जांपल से कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक इशू ये अराइज होता है कि जब तुम्हें ये प्रॉब्लम दिया जाएगा कोई सा कि एक बॉडी है जो 397 टेम्परेचर पे है, व्हाटएवर 43 टेम्परेचर पे है और अब वो कूल हुआ और इतना टाइम लगा और ये वो, तो एक जो इशू तुम्हारे सामने अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रॉब्लम देख के तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें प्रॉपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है, यानी वो लॉन वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो ये तो डेटा तो वही है एकदम एग्जैक्ट, स्टेटमेंट तो मैं लिख ही दूंगा। अगर ये मैं नहीं लिखूं, वैसे तो लिख देना चाहिए टेक्निकली, लेकिन कभी किसी एमटी या टीडब्ल्यूटी में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ये लाइन मिसिंग हो, बस ये लिखा हो कि भाई सराउंडिंग 30 है, बॉडी 80 से 75 मिनट में कूल किया तो 70 60 कितने में कूल किया। वैसे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें न्यूटन्स लॉ से ही करना चाहिए। देखो एक जनरल बात तो मैं बोल देता हूँ कि इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि तुम्हें प्रॉपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है या अप्रॉक्सीमेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है, तो यूज दी प्रॉपर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन गो विद दी प्रॉपर, यानी लॉन वाला। लेकिन कभी ऑब्वियसली क्योंकि ये पढ़ाया है तो इस पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम टेस्ट में, और पूछना चाहेंगे तो फिर तुम्हें जज करना पड़ेगा कि भाई ये पूछा जा रहा है ये लगाना है, तो वो कैसे हिंट दिया जाए। तो थोड़ा सा रिडिकुलस है क्योंकि ऑब्वियसली हम एक तरीके से क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या ऐसा लिखा है जिससे मुझे समझेगा कि मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है कि अप्रॉक्सीमेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ एक जनरल आइडिया। एक तो ये है कि आई मीन द फर्स्ट एंड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग इज लुक एट द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में लॉन वॉन लिखा हुआ है आंसर्स में तो फिर तुम्हें प्रॉपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। अगर आंसर्स में लॉन वॉन नहीं लिखा है और ना डेटा में लॉन की वैल्यूज दी है डेसिमल में, तो प्रॉबेबली जो है ये अप्रॉक्सीमेट वाला लगाना होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो ये सिचुएशन होती है, ये भी हो सकती है अराइज, कि क्या होता है कि अगर तुम्हें ऐसा डेटा मिले, मान लो कि रूम टेम्परेचर जो है वो है मान लो 29 डिग्रीज और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कूल होगा 53 से सॉरी वो कूल होगा लेट्स से फ्रॉम 55 से सॉरी 63 से 55 कूल होगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसे डेटा ले रहा हूं, क्योंकि तुम रियलाइज करोगे कि जब तुम 55 और 63 का एवरेज लोगे तो वो 59 आएगा। यस सर। और 59 में से 29 माइनस करने से अच्छा नंबर आता है, यानी जिसमें लास्ट में 0 है 30। यस सर। तुम लोग समझे मैं क्या बात कह रहा हूं। मतलब कि डेटा इस तरीके से दिया होगा कि जो रूम टेम्परेचर का लास्ट डिजिट है वो कूलिंग के एवरेज टेम्परेचर के लास्ट डिजिट से मैच कर रहा होगा। 9 होना जरूरी नहीं है, 37 57 या 23 33। पॉइंट है कि ये 9 वाइन देख के और एवरेज भी गंदा सा 9 आने से ताकि डिफरेंस लेने से वो 30 अच्छा बन जाता है, इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेरी इनडायरेक्ट और अ राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग टू यू दैट यू शुड यूज दिस वर्जन ऑफ द इक्वेशन। समझ गए तुम लोग। अब ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे टीडब्ल्यूटी या एमटी में कुछ ऐसा ऊपर सर नीचे आप हो फिर सकता से है। रिपीट कर सकते हो क्या? और we can also check by the options ना the answer if हाँ like तो पहले तो ऑप्शन से ही चेक करो, देखो ऑप्शन हाँ से ही सर, काफी एलएन के टर्म इंफॉर्मेशन। में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो ऑप्शंस देखो लॉन वॉन लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ सब, लेकिन अगर नहीं है वैसा तो फिर कैसे जज करोगे, तो वो उसका बेसिस मैं बता रहा हूँ कि मान लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है राइट, या कुछ ऐसा है, तो आप उसमें अगर ऐसा डेटा दिया है कि 63 से 55 कूलिंग हो रही है
मतलब नंबर्स जो है वो ऐसे हैं कि बाय देमसेल्व्स वो अजीब से दिखते हैं, लेकिन समहाउ इट ऑल वर्क्स आउट इन द एंड। 63 से 55 कूलिंग हो रही है, तो 59 पे जो है वो एवरेज आ रहा है इसका, और रूम टेम्परेचर भी 29 दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है कि एवरेज में से रूम टेम्परेचर माइनस करनी होती है, तो वो एक अच्छा नंबर आ रहा है जिसमें लास्ट में 0 आ रही है। समझ रहे हो? वरना नॉर्मली अगर देंगे तो ऐसा क्यों देंगे कि जिसमें 59 एवरेज आ जाए? दे माइट से 65 से 75, तो एवरेज 60 आ गया, लेकिन 60 में से 29 माइनस करोगे तो कुछ गंदा सा 31 टाइप बचेगा। तो ये एक बहुत ही, मतलब आई वुड से दिस इज लाइक अटरली पॉइंटलेस कि तुम्हें ऐसे हूप्स कराया जाए, मेंटल जिम्नास्टिक्स कराया जाए कि तुम देखो ऐसे देयरफॉर ये ऐसे। तो अब है ऐसा कि टीडब्ल्यूटी और एमटी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, लेकिन आईआईटी के पेपर में नहीं आएगा। दे विल नॉट बी दिस काइंड, दे विल बेसिकली मेक इट वेरी क्लियर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, बिकॉज द आइडिया इज नॉट टू रियली सेकंड गेस द एग्जामिनर बट टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ हो सकता है किसी टीडब्ल्यूटी में, क्योंकि कहीं से उठा के दे दिया होगा, अब और उसका आंसर भी वहीं से उठा के दे दिया होगा। अब जहां से उठाया होगा वहां पे इसको लिया गया होगा इस सेंस में कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेट लॉ कैसे काम करता है, तो जिसने पेपर में डाल दिया उसने उठा दिया उधर से और डाल दिया उधर में। तो अब ये टाइप की जो है तुम्हें हरकतें करनी पड़ती हैं गेस करने के लिए, काइंड ऑफ, कि पॉसिबली जो है अप्रोक्सीमेट वाला पूछा जा रहा है। वैसे तो जनरली तुम्हें ऑप्शन देख के काफी सारा पता चल ही जाएगा। एंड लास्टली लेट मी से, जो मैंने पहले बोला कि अगर इफ यू आर स्टिल अनेबल टू, मतलब इन सब क्लूज की एब्सेंस में, गो विद द डिफॉल्ट इज प्रॉपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब लॉन आ रहा है तो आने दो उसको फिर। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी खत्म। सर हम्म, पर अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे और अप्रोक्सीमेटेड मेथड से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना? नहीं, कैसे आएगा सेम? अप्रोक्सीमेट जितना होता जाता है, जितना बड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उतना आंसर करेक्ट आंसर से डिफरेंट आता जाता है। अप्रोक्सीमेशन तुम्हें करेक्ट वैल्यू से दूर लेती जाती है क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ सिंपल करती जाती है, सो उसका लाइफ सिंपल करने का प्राइस टू पे इज एन एवर मोर इनकरेक्ट आंसर। ओके। अच्छा, तो ये हमारा ये कहानी खत्म हो गया हीट ट्रांसफर का पूरा कंडक्शन, रेडिएशन सब। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी पे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर क्या है। हाँ सर, जो अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे सकते हो कुछ, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, अब देखो हीट ट्रांसफर हमारा पूरा हो चुका है, तो एचसी वर्मा पार्ट 2 का जो हीट ट्रांसफर चैप्टर है वो तुम पूरा कर सकते हो। That entire chapter you can do now. All of the problems in it are fair game. You can attempt all of them. At max उसमें जो है ये इक्वेशन कहीं यूज होता होगा, जो एक तरीके से आईकुड से हमने अभी तक टेक्निकली नहीं डिस्कस किया है क्योंकि अभी हम उस चैप्टर पे नहीं पहुंचे। हाँ सर, लेकिन फिर भी लल्लू सा फॉर्मूला हो और रहा है। ये इक्वेशन आएगा मेल्टिंग और फ्रीजिंग के टाइम पे, तुम ये लगाते हो जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं, और अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है बस हीट या कूल हो रहा है तो ये लगाते हो। हाँ सर, ये पहले तो पढ़ा है। 10th में पढ़ा हुआ है। तो आई एम मैं तो भी किया है ये। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये तुमको आती है और इसमें कोई लगाने में कोई खास बात नहीं है। हालांकि इसको हम पूरा स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं, कैलोरीमेट्री जो चैप्टर है वो इन्हीं दो इक्वेशंस की एप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर तुम्हें आ जाए प्रॉब्लम वहाँ पे तो तुम कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई दो बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस नहीं अप्लाई करना। बाकी तो उस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम, तो एचसी वर्मा का जो हीट ट्रांसफर चैप्टर है इस बेसिकली बुकलेट में क्या है कि मुझे देखना पड़ेगा अभी, मैं देखूंगा आज क्योंकि उसमें मिक्स्ड अप है, तो सिर्फ रेडिएशन और कंडक्शन वाले पिक करके मैं तुम लोगों को एक बार आई थिंक मैंने पहले भेजा था, अभी पूरा हो गया है, तो जितने बचे हैं वो सारे मैं तुम्हें बता दूंगा। बट एचसी वर्मा करना स्टार्ट कर दो, पूरा चैप्टर तुम सारा कर सकते हो। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा करेंगे 5-10 मिनट फिर खत्म करते हैं। ये जो है नेक्स्ट चैप्टर है एक सेंस में, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट चैप्टर। सर नेक्स्ट क्लास में करे चलेगा? हाँ सर, नया बता देता हूँ। कर रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में चलेगा सर। चलो ठीक है, नया क्लास में कर लेते हैं, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। So we ये will शायद start से it in- पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन ना सर? पढ़ा है तुम लोगों ने? कब? हाँ सर, पढ़ा है। थोड़ा सा बहुत। हाँ थोड़ा वो ऐश्वर्या सर के साथ पढ़ा था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो डायमेंशन जितना टू डायनामिक। हाँ जितना नहीं पढ़ा होगा वो वाला कवर कर लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, बाकी जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी आप पहले का रिवाइज करवा सकते हो। करा दूंगा, हाँ, मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर और कोई क्वेश्चन है किसी को? खत्म करें? थैंक यू सर, बाय। चलो, थैंक यू bye. सर, बाय सर।